ठीक है भाई, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब कल अपन ने डीएनए प्रतिकृतिकरण के सिर्फ ये देखा था कि प्रतिकृतिकरण में कौन कौन सी एंजाइम्स काम करती हैं, लेकिन अब हम विस्तार से देखेंगे कि प्रतिकृतिकरण हो कैसे रहा है। अब देखिए, अपन ने ये लास्ट में देख लिया था कि प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कहां से होती है? ओराई स्थल से। प्रतिकृतिकरण प्रारंभ कहां से होगा? ओराई स्थल से होगा। इसका मतलब ओराई स्थल से हाइड्रोजन बंध टूटेंगे और हाइड्रोजन बंध टूटने पर दोनों रज्जुक अलग अलग होंगे। अब आपको पहली चीज याद रखनी है, हाइड्रोजन बंध तोड़कर डीएनए रज्जुक को या द्विरज्जुक को अलग अलग रज्जुक में परिवर्तित करने वाली एंजाइम कौन सी होती है? डीएनए हेलिकेजेस। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण कहां से प्रारंभ होगा? ओराई स्थल से। ओराई स्थल से क्या टूटने लगेंगे? हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध टूटेंगे तो द्विरज्जुक डीएनए एकल रज्जुक में परिवर्तित होगा, और उसमें कौन काम सी एंजाइम करेगी? डीएनए हेलिकेजेस। इसलिए डीएनए हेलिकेजेस को हम और किस नाम से जानते हैं? अनवाइंडिंग एंजाइम, या इसको हम और किस नाम से जानते हैं? अनवाइंडेज। क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ती है और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के बाद डीएनए को एकल रज्जुक में परिवर्तित करती है। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मेरे पास द्विरज्जुक डीएनए है। अब इस द्विरज्जुक डीएनए में अगर हाइड्रोजन बंध टूटेंगे तो ये द्विरज्जुक डीएनए अलग अलग रज्जुकों में परिवर्तित होगा। ये द्विरज्जुक डीएनए था, ये द्विरज्जुक डीएनए में हाइड्रोजन बंध टूटेंगे तो ये दोनों रज्जुक क्या होंगे? अलग अलग। अब जब ये दोनों रज्जुक अलग अलग होंगे तो ऊपर की ओर देखो, एक चीज, किसी के पास हैंकी है क्या? रूमाल, रूमाल। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अब एक चीज, अरे यार, ये रजाई नहीं होती ऐसी आपके ठंड में? ऐसा सॉफ्ट आदमी, मतलब। अब सुनो एक मिनट। ये जब लैंडलाइन फोन होते हैं तो लैंडलाइन फोन का जो रिसीवर होता है, वो रिसीवर किससे जुड़ा होता है? कॉइल के माध्यम से। इसे क्या कहते हैं? कॉइल। ठीक है, मतलब मैंने वो रिसीवर की क्या बना दी है, मान ले ये कॉइल है। अब इस कॉइल को मैं और घुमाऊं, इस कॉइल को मैं और घुमाऊं तो इसे क्या कहते हैं? सुपर कॉइल। जब मैं कॉइल को देखो और घुमा रहा हूं तो इसके पे क्या कहूंगा? इसको सुपर कॉइल। इसका मतलब हमारा डीएनए या जीवाणु का डीएनए जब पाया जाता है तो वो किस रूप में होता है? इस सुपर कॉइल के रूप में होता है। आप आओ एक मिनट ऊपर। अरे अब मैं डांट, इधर आओ तो सही, एक चीज बता रहा हूं। आप नहीं आओगे? आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। क्या यार, आप डर रहे हो यार? इतना भयानक हूं मैं? है? आज इधर आओ, ऊपर आओ एक सेकेंड। हेलो कर दो इन सबको। नहीं या शांति से, एक काम की चीज जरूरी है, वो बता रहा हूं। देखो, ये मैंने क्या किया है, डीएनए किस रूप में उपस्थित है? सुपर कॉइल रूप में। इसको आप ऊपर से पकड़ो टाइट, हां पकड़ के रखना। अब देखो, इस रूप में अगर हेलिकेस काम करेगी तो हेलिकेस क्या करेगी? हाइड्रोजन बंध तोड़ेगी और इस दोनों रज्जु को क्या करेगी? अलग अलग। अब मैं जब दोनों रज्जु को अलग अलग कर रहा हूं तो ऊपर देखो गांठ बनती जा रही है। जैसे जैसे मैं डीएनए के दोनों रज्जुकों को अलग अलग कर रहा हूं, ऊपर की ओर गांठ, टेंशन या तनाव बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हेलिकेसेस काम करती रहेगी, ऊपर की ओर जो गांठ बन रही है इसको खोलना पड़ेगा। मतलब आप खोलो इसको, खोलो खोलो, हाँ खोलो, ये देखो, ये देखो, हाँ खोलो 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 खोलो। इसका मतलब मैं क्या था? डीएनए हेलिकेस। मैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा हूं और दोनों रज्जुकों को अलग अलग कर रहा हूं। ये ऊपर डीएनए को अनकॉइल कर रहे थे। मतलब ये कौन सी एंजाइम है? डीएनए टोपो आइसोमरेसेस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब
हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर दोनों रज्जुकों को अलग अलग करने का काम तो क्या है, हेलिकेसेस का। लेकिन उसके कारण ऊपर जो तनाव या स्ट्रेन बिल्ड हो रहा है उसको कम करने का काम कौन करती हैं, डीएनए टोपो आइसोमरेजेस। जीवाणु के अंदर इन डीएनए टोपो आइसोमरेजेस को किस नाम से जानते हैं, डीएनए गायरेसेस। जीवाणु के अंदर इनको क्या कहते हैं, डीएनए गायरेसेस। तो अब आपको दो चीजें समझ आ गई। मतलब अब देखो, ठीक है, मैंने ये ले लिया 5 से 3, 3 से 5। अब हाइड्रोजन बंध कौन सी एंजाइम तोड़ रही है, डीएनए हेलिकेसेस। डीएनए हेलिकेसेस हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगी, दोनों रज्जुकों को अलग अलग करेगी, और ऊपर की ओर जो तनाव या टेंशन बिल्ड हो रहा है, स्ट्रेन, तनाव को, उसको कम करने का काम कौन करेगा, डीएनए टोपो आइसोमरेजेस। ये हाइड्रोजन बंध तोड़ती जाएगी, दोनों रज्जुक अलग अलग होते जाएंगे, और ऊपर टेंशन को कम कौन करता जाएगा, डीएनए टोपो आइसोमरेजेस करती जाएगी। ठीक है, तो प्रतिकृतिकरण कहां से प्रारंभ हुआ, ओराई स्थल से। ओराई स्थल से हाइड्रोजन बंध किसने तोड़ने चालू करे, डीएनए हेलिकेसेस ने, दोनों रज्जुक अलग अलग हुए। उसके कारण तनाव या टेंशन को कम किसने किया, डीएनए टोपो आइसोमरेजेस। अब ये दोनों रज्जुक अलग अलग हो रहे हैं, दोनों रज्जुक अलग अलग हो रहे हैं, तो ये वापस क्या कोशिश करेंगे, हाइड्रोजन बनाकर वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये वापस ना जुड़ पाए इसलिए इन रज्जुकों के ऊपर प्रोटीन्स जुड़ जाते हैं। और अपन ने कल देखो तीसरे लिस्ट में कौन से प्रोटीन्स का नाम लिखा था, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंड मतलब एकल रज्जुक पर जुड़ने वाले प्रोटीन्स। तो दोनों रज्जुक को अलग अलग कर दिया। अब ये दोनों रज्जुक वापस आपस में ना जुड़ पाए, वापस हाइड्रोजन बंध ना बना पाए, इनको कौन रोक के रखेगा, एकल रज्जुक बाइंडिंग प्रोटीन्स या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब करना क्या है, नया रज्जुक बनाना है। कल अपन ने देखा था नए रज्जुक का संश्लेषण केवल 5 से 3 डैश दिशा में होगा, लेकिन दोनों रज्जुक क्या है, प्रति समानांतर। इसका मतलब एक रज्जुक तो यहां पर सतत रूप से निरंतर बनेगा, सतत संश्लेषण लीडिंग रज्जुक, और दूसरा रज्जुक बनेगा तो 5 से 3 डैश दिशा में, लेकिन वो असतत रूप से बनेगा, उसे क्या कहेंगे, लैगिंग रज्जुक, और उस पर छोटे डीएनए के खंड क्या कहलाएंगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो एक सतत संश्लेषण हुआ, एक असतत संश्लेषण हुआ, यानी डीएनए प्रतिकृतिकरण कैसा होगा, अर्ध असतत, या जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस। अब नया रज्जुक बनाने वाली एंजाइम कौन है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। मतलब इस पूरी फिल्म का हीरो कौन है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। प्रतिकृतिकरण कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब हीरो है तो नखरे, वो बोलेगा भाई बहुलीकरण मैं ही करूंगा, हां शुरुआत मैं नहीं करूंगा। मतलब इमारत तैयार करनी है, इमारत पूरी की ऊपर बनानी है, मैं बना दूंगा, लेकिन नींव मैं नहीं रखूंगा। पहले से 5-10 न्यूक्लियोटाइड जोड़ के रखो, उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, बहुलीकरण कर दूंगा। तो इसका मतलब आपको पहले से कुछ न्यूक्लियोटाइड जोड़ के रखने पड़ेंगे, और पहले से कुछ न्यूक्लियोटाइड जोड़ के रखने पड़ेंगे, उन्हें हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर कुछ नहीं है, 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 2 से लेकर 10 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह होता है जो शुरुआत में जोड़े जाते हैं। कौन सी एंजाइम जोड़ेगी, आरएनए प्राइमेज जोड़ेगी। जोड़ने के बाद अब डीएनए पॉलीमरेज की नींव तैयार हो गई। अब डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 डैश दिशा में नए रज्जुक का बहुलीकरण कर देगी। हो गया काम? नहीं, नया रज्जुक बन तो गया, लेकिन इन आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा। इन आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा। तो आरएनए प्राइमर को हटाने में कौन सी एंजाइम काम करती है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट।
आरएनए प्राइमर को हटाने में कौन काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। हटा दिया, गैप रह जाएगा, गैप को भी कौन भरेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और फिर इन सारे ओकाजाकी खंडों को कौन जोड़ेगा? ओकाजाकी खंडों को जोड़ने वाली एंजाइम डीएनए लाइगेस। एक बार आप वापस देखते हैं। आपको इमेजिन करना है डीएनए है जो सुपर कॉइल्ड रूप में है। अब इस डीएनए में प्रतिकृतिकरण कहां से प्रारंभ होगा? ओराई स्थल से। ओराई स्थल पे कौन सी एंजाइम जुड़ेगी? डीएनए हेलिकेज। और वो क्या चालू करेगी? हाइड्रोजन बंध तोड़ना और डीएनए को एकल रज्जुक में परिवर्तित करना। जब आप डीएनए को एकल रज्जुक में परिवर्तित करोगे तो ऊपर गांठ बनती जाएगी। उस गांठ को खोलने का काम कौन करेगा? डीएनए टोपोआइसोमरेज। अब दोनों रज्जुक अलग अलग हो गए, वापस क्या कोशिश करेंगे? एक दूसरे से जुड़ने की। जुड़ने से रोकने के लिए कौन से प्रोटीन्स? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स काम करेंगे। ये दोनों रज्जुकों को जोड़ने से रोक देंगे। अब है क्या? दोनों रज्जुक प्रति समानांतर है। दोनों रज्जुक प्रति समानांतर हैं, लेकिन नए रज्जुक का निर्माण तो 5 से 3 डैश दिशा में होगा। तो एक रज्जुक बनेगा 5 से 3 डैश दिशा में सतत रूप से, दूसरा रज्जुक भी बनेगा 5 से 3 डैश दिशा में लेकिन असतत रूप से। एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मान लिया 5 से 3, लेकिन यह सतत बन रहा है तो यह भी तो सतत बन सकता है। ये प्रश्न नहीं आया दिमाग में कि सर ये 5 से 3 सतत है तो इसको भी 5 से 3 सतत क्यों नहीं बना रहे? ये टुकड़ों में क्यों बन रहा है? दिशा तो 5 से 3 है, तो दिशा 5 से 3 है तो सतत क्यों नहीं बन सकता? ठीक है, अभी के लिए ये सोचना, मैं बताऊंगा लास्ट में। तो अभी के लिए टुकड़ों में बनेगा। ये असतत संश्लेषण है, ये सतत संश्लेषण है। ये लीडिंग रज्जुक, ये लैगिंग रज्जुक, छोटे छोटे डीएनए के खंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब बहुलीकरण करना है, नए रज्जुक बनाने हैं, उसके लिए काम तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करेगी, लेकिन नींव शुरुआत के न्यूक्लियोटाइड्स नहीं जोड़ती। शुरुआत के न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने के लिए आपको आरएनए प्राइमेज की जरूरत पड़ती है, वो आरएनए प्राइमर्स जोड़ देती है। जोड़ने के बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बहुलीकरण करेगी, नए रज्जुक बन जाएंगे। बनने के बाद आरएनए को हटाना पड़ेगा। आरएनए प्राइमर को हटाने में कौन काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज वन। गैप भी भर देगी। और फाइनली इन ओकाजाकी खंडों को कौन जोड़ देगा? डीएनए लाइगेस जोड़ देगी। क्लियर है पॉइंट? लिखते हैं एक बार, फिर सवाल देखेंगे। तो हाँ भाई, प्रतिकृति लिखेंगे। पहला, प्रतिकृतिकरण का प्रारंभ ओराई स्थल से होता है। प्रतिकृतिकरण का प्रारंभ ओराई स्थल से होता है। डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज हाइड्रोजन बंध को तोड़ डीएनए हेलिकेज हाइड्रोजन बंध को तोड़ द्विरज्जुक डीएनए को एकल रज्जुक में परिवर्तित करती है। हाइड्रोजन बंध को तोड़ द्विरज्जुक डीएनए को एकल रज्जुक में परिवर्तित करती है। ब्रैकेट में, इस कारण इसे अनवाइंडिंग एंजाइम या अनवाइंडेज कहा जाता है। अनवाइंडिंग या अनवाइंडेज कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे डीएनए टोपोआइसोमरेजेस।
ठीक है, लिख लेंगे यह एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बंध को काटकर और जोड़कर यह एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बंध को काट व जोड़कर तनाव या टेंशन, तनाव कह दो या स्ट्रेन, कुछ भी कह दो, तनाव, स्ट्रेन या टेंशन को कम करने का कार्य करती है। यह एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बंध को काट व जोड़कर तनाव, स्ट्रेन या टेंशन को कम करने का कार्य करती है। जीवाणु में इसे डीएनए गायरेसिस कहा जाता है। जीवाणु में इसे डीएनए गायरेसिस कहा जाता है। से डीएनए गायरेसिस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, दोनों रज्जुकों को पुनः जोड़ने से रोकने में दोनों रज्जुकों को पुनः एक दूसरे से दोनों रज्जुकों को पुनः जोड़ने से रोकने के लिए या रोकने में SSBPs कार्य करते हैं। SSBPs यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नए रज्जुक का संश्लेषण नए रज्जुक का संश्लेषण 5' से 3' दिशा में होता है। नए रज्जुक का संश्लेषण 5 से 3' दिशा में होता है। क्योंकि दोनों डीएनए रज्जुक प्रति समानांतर होते हैं। क्योंकि दोनों डीएनए रज्जुक प्रति समानांतर होते हैं, इस कारण एक रज्जुक सतत रूप से संश्लेषित होता है। इस कारण एक रज्जुक सतत रूप से संश्लेषित होता है। ब्रैकेट में उसे क्या कहेंगे? लीडिंग रज्जुक। एक रज्जुक सतत रूप से संश्लेषित होता है, ब्रैकेट में लीडिंग रज्जुक। जबकि दूसरा रज्जुक असतत रूप से संश्लेषित होता है। दूसरा रज्जुक असतत रूप से संश्लेषित होता है। ब्रैकेट में क्या कहेंगे उसको? लैगिंग रज्जुक। और नेक्स्ट, लैगिंग रज्जुक पर डीएनए के खंड ओकाजाकी खंड कहलाते हैं। लैगिंग रज्जुक पर डीएनए के खंड
लैगिंग रज्जुक पर डीएनए के खंड ओकाजाकी खंड कहलाते हैं। अतः डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्ध असतत होता है। अतः डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्ध असतत होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, नए रज्जुक के बहुलीकरण नए रज्जुक के बहुलीकरण के प्रारंभ में नए रज्जुक के बहुलीकरण के प्रारंभ में आरएनए प्राइमर्स जोड़े जाते हैं। नए रज्जुक के बहुलीकरण के प्रारंभ में आरएनए प्राइमर्स जोड़े जाते हैं। किसके द्वारा? ब्रैकेट में लिख लेंगे, आरएनए प्राइमेस के द्वारा। आरएनए प्राइमर्स जोड़ेगा कौन? ब्रैकेट में आरएनए प्राइमेस के द्वारा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य प्रतिकृतिकरण एंजाइम मुख्य प्रतिकृतिकरण एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होती है। मुख्य प्रतिकृतिकरण एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होती है और यह 5 से 3 डैश दिशा में दिशा में नए रज्जुक का बहुलीकरण करती है। पांच से 3 डैश दिशा में नए रज्जुक का बहुलीकरण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, अंत में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए प्राइमर को हटाती है अंत में डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए प्राइमर को हटाती है, कॉमा, गैप्स को भरती है तथा ओकाजाकी खंडों को डीएनए लाइगेस जोड़ देती है। ओकाजाकी खंडों को डीएनए लाइगेस जोड़ देती है। इसका मतलब डीएनए लाइगेस कौन से बंध जोड़ेगी? फॉस्फोडाइएस्टर। ये देखो, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ेगी, मतलब कौन से बंध जोड़ती है डीएनए लाइगेस? फॉस्फोडाइएस्टर। ब्रैकेट में लिख लेंगे, डीएनए लाइगेस फॉस्फोडाइएस्टर बंध को जोड़ती है। डीएनए लाइगेस फॉस्फोडाइएस्टर बंध को जोड़ती है। हाइड्रोजन बंध अपने आप जुड़ते हैं, याद रखना। सोचो, अपने आप जुड़ने से रोकने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। हाइड्रोजन बंध, सुन लेना वापस, हाइड्रोजन बंध तोड़ने वाली एंजाइम हेलिकेज।
हाइड्रोजन बंद जोड़ने वाली कोई एंजाइम नहीं होती, अपने आप जुड़ते हैं। और फॉस्फोडाइएस्टर बंद को जोड़ने वाली एंजाइम डीएनए लाइगेस होती है। ठीक है भाई, तो ये बनाओगे आप? बना लो फिर, अगर बनाना चाहो जल्दी। ये फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ने वाली बहुत एंजाइम्स हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ने वाली एक्सोन्यूक्लियसेस होती हैं, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ते हैं अपन, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी किसको तोड़ती हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ती हैं। पाचन तंत्र में न्यूक्लियसेस होती हैं, वो भी किसको तोड़ती हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बंध को। ठीक है, तो दोनों रज्जुकों को अलग अलग करने में कौन काम कर रही है? हेलिकेजेस। तनाव को कम करने में टोपोआइसोमरेजेस। आरएनए प्राइमर को जोड़ने में आरएनए प्राइमेस। बहुलीकरण करने में पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए प्राइमर को हटाने में पॉलीमरेज 1। ओकाजाकी खंड को जोड़ने में डीएनए लाइगेस काम करेगी। डन? ले लूं आगे अब? ठीक है, ये जीवाणु में डीएनए टोपोआइसोमरेज को क्या कहते हैं? गायरेसिस। गायरेसिस क्यों? क्योंकि ये तनाव, गायरोस को पता ना, ये कुंडलित डीएनए को क्या करती है? अनकॉइल, इसलिए गायरेसिस। आगे ले रहा हूं अब देखो एक चीज क्या है, उदाहरण के तौर पे मेरे पास एक डीएनए रज्जुक है ATCG ATCG ATCG। ठीक है, ये मेरे पास डीएनए रज्जुक है। अब इस पर अपन को क्या करना है? प्रतिकृतिकरण के द्वारा नया रज्जुक बनाना है। नया रज्जुक किस रूप में संश्लेषित होगा? 5 से 3 डैश दिशा में संश्लेषित होगा। तो क्या जुड़ेगा? TAGC। मतलब जो एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड को किस दिशा में जोड़ रही है? 5 से 3 डैश। इस क्रिया को हम कहते हैं 5 से 3 डैश पॉलीमरेज क्रिया। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को या बहुलीकरण किस दिशा में कर रही है? 5 से 3 डैश दिशा में। इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं? 5 से 3 डैश पॉलीमरेज क्रिया। अब यहां पर क्या आएगा? A, यहां पर क्या आएगा? G, यहां पर क्या आएगा? C। C आना चाहिए था, C आना चाहिए था। एंजाइम ने गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया T। भाई गलती हो सकती है, सही न्यूक्लियोटाइड की जगह एंजाइम गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकती है। अब जैसे ही एंजाइम गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगी, हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा। एंजाइम को पता चलेगा मैंने गलती कर दी, एंजाइम वापस पीछे आएगी। भाई जब आप कुछ गलती कर देते हो तो इरेजर से मिटाते हो ना, तो एंजाइम ने भी गलती कर दी, गलती मालूम चलते अब वापस कहां आएगी? पीछे। पीछे आएगी मतलब किस दिशा में आएगी? 3 से 5। अभी तक किसे चल रही थी?
5 से 3 डैश बहुलीकरण, 5 से 3 डैश पॉलीमरेज कर रही थी। जैसे ही गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, रुकी और कहां आएगी, पीछे आएगी, और पीछे आकर इसको हटाएगी। हटाने की क्रिया क्या कहलाएगी, एक्सोन्यूक्लियेज। तो अगर एंजाइम कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ देती है तो पीछे आकर उसको वापस हटाकर सही करती है। उस क्रिया को क्या कहेंगे, 3 से 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस। क्योंकि किस दिशा में आ रही है, पीछे की तरफ 3 से 5, और उस गलत न्यूक्लियोटाइड को हटा रही है। कौन सी क्रिया, 3 से 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस क्रिया। और इसीलिए इस क्रिया को या इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग। होता ना, आप लोग रिवाइज करते हो वापस, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, तो गलत लिख दिया तो उसको हटाकर सही करने की क्रिया। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग। और इसलिए डीएनए पॉलीमरेज सटीक होती है। कल अपन ने लिखा था, तेज दर से प्रतिकृतिकरण करती है और गलतियां नहीं करती। क्यों, क्योंकि अगर गलती कर भी दी तो उसको सही करने की क्षमता उसके पास होती है। और सही करने की क्षमता कौन सी है, 3 से 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। एंजाइम को मालूम कैसे चलेगा कि गलती की है, जी और टी हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। तो लिखेंगे पहले तो, बहुलीकरण में कार्य करने वाली क्रिया बहुलीकरण में कार्य करने वाली क्रिया 5 डैश से 3 डैश पॉलीमरेज क्रिया कहलाती है। बहुलीकरण में कार्य करने वाली क्रिया 5 से 3 डैश पॉलीमरेज क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 डैश से 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस क्रिया, 3 डैश से 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस क्रिया को प्रूफ रीडिंग क्रिया कहा जाता है। प्रूफ रीडिंग क्रिया कहा जाता है। और यही क्रिया प्रतिकृतिकरण में गलतियों को कम करती है। और यही क्रिया प्रतिकृतिकरण में होने वाली गलतियों को कम करती है। गलती को कम करती है। ठीक है, तो फाइनली जब हमने अभी डीएनए प्रतिकृतिकरण देख लिया तो आपको फाइनली डीएनए प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन के 3 विशेष लक्षण आपको पता होने चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन हमने शुरुआत में देखा था, सेमी कॉन्जर्वेटिव, अर्ध संरक्षणीय था। एक सतत एक असतत रूप से संश्लेषण होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस यानी जिसे अर्ध असतत कहते हैं। और तीसरा द्विदिशीय, 2 दिशा में गति करता है, द्विदिशीय या जिसे क्या कहते हैं, बाय डायरेक्शन। तो ये तीनों लक्षण डीएनए प्रतिकृतिकरण, अर्ध संरक्षणीय, अर्ध असतत और द्विदिशीय।
ठीक है भाई, लिख लिया। तो अब ये तो अपन ने कौन सी प्रक्रिया देखी मूल सिद्धांत में, पहली द्वि यानी डीएनए प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन। अब डीएनए से आरएनए बनाएंगे अपन, तो डीएनए से आरएनए बनाने को क्या कहते हैं, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब पहली चीज डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया। जब हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले अपन दो चीजें देखेंगे। पहला तो अपन तुलना करेंगे, पहले तो रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण और अनुलेखन की तुलना में दो चीजें देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि अनुलेखन और प्रतिकृतिकरण में समानता क्या है, और फिर हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में अंतर या डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन का मतलब तो है कि आपको डीएनए से नया डीएनए बनाना है, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आपको डीएनए से आरएनए बनाना है। तो इन दोनों में समानता क्या होगी, नया डीएनए बनाओ नया आरएनए बनाओ, किस दिशा में बनेगा, 5 से 3। रेप्लिकेशन हो, नया डीएनए बनाना हो, या अनुलेखन में आरएनए बनाना हो, दोनों किस दिशा में बनेगा, 5 से 3 डैश दिशा में। नया डीएनए भी 5 से 3 डैश दिशा में, अनुलेखन में जब आरएनए बनेगा 5 से 3 डैश दिशा में, दोनों में। दूसरी समानता, क्षारक संपूरकता का नियम काम करेगा। क्षारक संपूरकता नियम का मतलब है जब अपन डीएनए से नया डीएनए बना रहे थे तो एडेनिन थाइमिन से जोड़ा बनाता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ। यहां पर भी सिस्टम होगा, लेकिन डीएनए में तो थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल। तो एडेनिन यूरेसिल से पेयर करेगा और गुआनिन साइटोसिन से पेयर करेगा। मतलब आप अनुलेखन कर रहे हो या प्रतिकृतिकरण कर रहे हो, दोनों में डीएनए हो या आरएनए हो 5 से 3 डैश दिशा में बनेगा, और दोनों में क्षारक संपूरकता का नियम काम करेगा। ए टी के साथ जोड़ा करेगा जीसी के साथ, यहां पर एडेनिन यूरेसिल के साथ बनाएगा जोड़ा, और गुआनिन साइटोसिन के साथ। तो लिख लेंगे पहले अनुलेखन, ये तो लिख लिया आपने डीएनए से आरएनए। फिर पहला लिख लेंगे प्रतिकृतिकरण व अनुलेखन में समानता। प्रतिकृतिकरण व अनुलेखन में समानता। लिख लो चार्ट में यहां पर, रेप्लिकेशन में वही 5 से 3 डैश दिशा में निर्माण, रेप्लिकेशन में 5 से 3 डैश दिशा में डीएनए का निर्माण, और अनुलेखन में भी 5 से 3 डैश दिशा में आरएनए का निर्माण। पांच से 3 डैश दिशा में आरएनए का निर्माण। फिर दोनों में दूसरा, क्षारक संपूरकता का नियम मान्य। क्षारक संपूरकता का नियम मान्य एडेनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। और यहां पर भी मान्य है एडेनिन यूरेसिल के साथ,
ग्वानिन साइटोसिन के साथ। अब ये तो समानता हुई कि भाई आप डीएनए बना रहे हो, आरएनए बना रहे हो, दोनों इस दिशा में बनेंगे और दोनों में क्षारक संपूरकता नियम काम करेंगे। अब अंतर या फर्क क्या है? तो अब यहां पर अनुलेखन और प्रतिकृतिकरण में अंतर, हेडिंग डाल दो, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में अंतर। अब अंतर क्या होता है इधर देख लो। डीएनए तो हमें पता है द्विरज्जुक होता है, और डीएनए से जब नया डीएनए बनेगा तो वो भी द्विरज्जुक बनेगा। तो प्रतिकृतिकरण में हमने देखा था क्या होता है, प्रतिकृतिकरण में दोनों रज्जुक अलग अलग होते हैं, दोनों रज्जुक अलग अलग होंगे और दोनों पर दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में काम करेंगे और इसीलिए द्विरज्जुक डीएनए बनेगा। मतलब जब प्रतिकृतिकरण होता है, रेप्लिकेशन होगा, तो दोनों रज्जुक किसके रूप में काम करेंगे? टेम्पलेट रज्जुक के रूप में। दोनों रज्जुकों से नया डीएनए बनेगा। लेकिन हमें पता है आरएनए तो एकल रज्जुक है। आरएनए क्या होता है? एकल रज्जुक। इसका मतलब अब आपके पास जो द्विरज्जुक डीएनए है, मैंने कहा 5 से 3 और 3 से 5, तो ये दोनों रज्जुक अलग अलग होंगे। मैंने कहा 5 से 3, 3 से 5, दोनों रज्जुक अलग अलग हुए, लेकिन अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में काम नहीं करेंगे। यहां पर तो दोनों रज्जुक किसके रूप में काम कर रहे थे? टेम्पलेट के रूप में, क्योंकि रेप्लिकेशन में नया डीएनए बनेगा वो द्विरज्जुक है। लेकिन अनुलेखन में हमें पता है जो आरएनए बनता है वो एकल रज्जुक होता है, और आरएनए एकल रज्जुक है, इसका मतलब दोनों डीएनए में से एक डीएनए रज्जुक ही आरएनए बनाएगा, और जो डीएनए रज्जुक आरएनए बनाएगा उसे तो कह देंगे टेम्पलेट रज्जुक, और जो डीएनए रज्जुक आरएनए नहीं बनाएगा उसे क्या कहेंगे? कोडिंग रज्जुक। यहां पर दोनों रज्जुक किसके रूप में काम कर रहे हैं? टेम्पलेट। यहां रेप्लिकेशन में दोनों रज्जुक काम कर रहे हैं, दोनों रज्जुक नया डीएनए बना रहे हैं, तो दोनों रज्जुक क्या है? टेम्पलेट। यहां पर अनुलेखन में एक ही डीएनए से आरएनए बनेगा, क्योंकि आरएनए एकल रज्जुक है, तो टेम्पलेट रज्जुक एक होगा जो आरएनए बनाएगा, और जो आरएनए नहीं बनाएगा उसे क्या कहेंगे? कोडिंग रज्जुक कहेंगे। तो लिखेंगे अंतर में, अंतर में रेप्लिकेशन में लिख लेंगे, प्रतिकृतिकरण में दोनों डीएनए रज्जुक टेम्पलेट रज्जुक के रूप में कार्य करते हैं। प्रतिकृतिकरण में दोनों रज्जुक टेम्पलेट रज्जुक के रूप में कार्य करते हैं। और अनुलेखन में लिखेंगे, अनुलेखन में एक ही डीएनए रज्जुक आरएनए का निर्माण करता है। अनुलेखन में एक ही रज्जुक आरएनए का निर्माण करता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे, उसे टेम्पलेट रज्जुक कहा जाता है।
उसे टेम्पलेट रज्जुक कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, जो डीएनए रज्जुक, नेक्स्ट पॉइंट, जो डीएनए रज्जुक, नेक्स्ट पॉइंट, जो डीएनए रज्जुक आरएनए का निर्माण नहीं करता, अनुलेखन में ही लिख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जो डीएनए रज्जुक आरएनए का निर्माण नहीं करता उसे कोडिंग रज्जुक कहा जाता है। जो डीएनए रज्जुक आरएनए का निर्माण नहीं करता उसे टेम्पलेट रज्जुक कहा जाता है, उसे कोडिंग रज्जुक, सॉरी। तो रेप्लिकेशन में दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें जो आरएनए बनाएगा वो टेम्पलेट रज्जुक, जो नहीं बनाएगा वो कोडिंग रज्जुक। अब दो तीन चीजें इसमें। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको टेम्पलेट रज्जुक का क्रम दे दूं, यदि मैं आपको टेम्पलेट रज्जुक का क्रम देता हूं ATATCGGC, और अब मैं आपसे पूछूं कि ये टेम्पलेट रज्जुक से आरएनए बनाना है, तो आरएनए का क्रम क्या होगा? यू डी, आरएनए में टी नहीं आएगा, ए यू ए जी सी सी जी। तो क्षारक संपूरकता का नियम काम कर रहा है। एडिनिन किसके साथ? यूरेसिल। और साइटोसिन किसके साथ? ग्वानिन। तो ये, तो अगर आपको टेम्पलेट रज्जुक दे रखा है तो आप क्या बना सकते हो? आरएनए का क्रम बना सकते हो, क्योंकि क्षारक संपूरकता का नियम काम करेगा। एडिनिन यूरेसिल के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ करेगा। तो ये तो टेम्पलेट रज्जुक का क्रम दे रखा है और आपने क्या निकाल दिया? आरएनए का क्रम। अब अगर मैं आपको सवाल दूं, मैं आपको कोडिंग रज्जुक का क्रम देता हूं ATCG ATCG, और अब मैं आपसे कह रहा हूं कोडिंग रज्जुक के क्रम के आधार पर आप आरएनए का क्रम ज्ञात करो। अरे बनाएगा नहीं, क्रम तो ज्ञात कर ही सकते हो। अब क्या करोगे आप? कोडिंग से टेम्पलेट बनाओगे। कोडिंग से टेम्पलेट बनाओ तो उसका संपूरक करोगे, टी ए जी सी, टी ए जी सी। अब टेम्पलेट से आरएनए बनाओगे, फिर संपूरक करोगे, ए यू सी जी, ए यू सी जी। यही करोगे। आपने कोडिंग तो बनाता नहीं आरएनए, तो कोडिंग से आपने क्या बनाया? टेम्पलेट। टेम्पलेट से आपने क्या बनाया? आरएनए। तो अब वैसे देखो, आरएनए और कोडिंग रज्जु का क्रम सेम है, केवल थाइमीन और यूरेसिल का फर्क है, वो तो रहता ही है। डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। तो आपको याद रखना है, अगर टेम्पलेट रज्जु का क्रम दे रखा हो, टेम्पलेट रज्जु का क्रम दे रखा हो तो उसका संपूरक आरएनए बनाओगे। और अगर आपको कोडिंग रज्जु का क्रम दे रखा है तो सेम टू सेम आरएनए का क्रम बना दोगे, केवल टी के स्थान पर यू कर दोगे। आई बात समझ में? क्वेश्चन करो एक अपने आप। मैंने आपको एमआरएनए का क्रम दे रहा हूं, ए यू जी सी जी ए जी सी सी। ये एमआरएनए का क्रम है। आपको टेम्पलेट और कोडिंग रज्जु का क्रम निकालना है। निकालो।
निकाल लिया भाई? क्या निकला? टेम्पलेट रज्जुक, इसका संपूरक बनाओगे टी ए सी जी सी टी सी जी जी टी ए सी, और आप भले ही इसका संपूरक बना दो तो सेम ए टी जी सी जी ए जी सी सी ए टी जी। तो mRNA का क्रम दे रखा हो, कोडिंग का दे रखा हो, टेम्पलेट का दे रखा हो, आप सभी तरह के न्यूक्लियोटाइड के क्रम बना सकते हो। अब एक सवाल यह आएगा कि अगर आपको कोडिंग और टेम्पलेट की दिशा, ठीक है ना, अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको क्या पूछा जा सकता है कि सर दिशा कैसे पता करेंगे? तो याद रखेंगे आप लोग एक चीज, ये मेरे पास डीएनए बना दिया मैंने 5 से 3, ये मैंने बना दिया 3 से 5। अब दोनों को मैंने अलग अलग किया। आपको ध्यान में रखना है जिस रज्जुक की दिशा 5 से 3 है, जिस रज्जुक की दिशा 5 से 3 है, ये तो आपके पास क्या होगा? कोडिंग रज्जुक। और जिस रज्जुक की दिशा 3 से 5 है, वो हमारे पास क्या होगा? टेम्पलेट रज्जुक। क्यों? क्योंकि हमें पता है अनुलेखन किस दिशा में होता है? अनुलेखन 5 से 3 डैश दिशा में होगा। तो टेम्पलेट रज्जु की ध्रुवीयता क्या होगी? 3 से 5। और अब आपके पास ये जो आरएनए बनेगा वो क्या बनेगा? 5 से 3। तो इससे एक और चीज आपको मालूम चल गई, कोडिंग और आरएनए का क्रम भी सेम है, दिशा भी सेम है, और टेम्पलेट और आरएनए का क्रम भी संपूरक है और दिशा भी विपरीत है। तो इसका मतलब आप कभी भी, जैसे ये mRNA है तो आपको मालूम चल गया ये दिशा 5 से 3, टेम्पलेट है 3 से 5, कोडिंग है 5 से 3। तो आप हमेशा याद रखना, कोडिंग रज्जु की दिशा मैंने यहां पर क्या ले ली है? 5 से 3। टेम्पलेट की क्या ले ली है? 3 से 5। आरएनए की क्या है? 5 से 3। तो आरएनए और कोडिंग रज्जु का क्रम भी सेम है, दिशा भी सेम है, और टेम्पलेट और आरएनए क्रम संपूरक और दिशा विपरीत है। बना। अब देखो, अब पहला सवाल यह है कि सर अगर हम दोनों रज्जुक को टेम्पलेट के रूप में क्यों नहीं काम लेते? आज 2 डीएनए में से एक ही डीएनए रज्जुक टेम्पलेट होता है जो आरएनए बनाता है, दूसरा नहीं बनाता। ऐसा क्या हो जाएगा कि दोनों डीएनए रज्जुक अगर टेम्पलेट के रूप में काम करें? तो 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि मान लो दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में काम कर भी ले, तो इस रज्जुक से अलग आरएनए बनेगा, इस रज्जुक से अलग आरएनए बनेगा। दोनों डीएनए रज्जुक अगर टेम्पलेट के रूप में काम करेंगे तो इस रज्जुक से अलग आरएनए, इस रज्जुक से अलग आरएनए, दोनों आरएनए संपूरक होंगे। दोनों आरएनए संपूरक होंगे तो जुड़कर द्विरज्जुक आरएनए बना देंगे,
और द्विरज्जुक आरएनए राइबोसोम से जुड़ नहीं पाएगा और आगे चलकर प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास दोनों, मैंने कहा ये डीएनए है, दोनों डीएनए रज्जुक अगर टेम्पलेट के रूप में काम करें तो प्रॉब्लम यह है कि इससे एक आरएनए बनेगा, इससे भी आरएनए बनेगा, ये दोनों संपूरक होंगे, संपूरक होंगे तो क्या बन जाएंगे? द्विरज्जुक आरएनए। और ये द्विरज्जुक आरएनए किससे नहीं जुड़ पाता? राइबोसोम से नहीं जुड़ेगा, और राइबोसोम से नहीं जुड़ेगा तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, आप मान भी लो सर हम ऐसा कर सकते हैं ना कि इन दोनों आरएनए को आपस में ना जुड़ने दे। अगर आप ये प्रॉब्लम कह रहे हो कि ये दोनों रज्जुक जुड़कर द्विरज्जुक आरएनए बनाएंगे, तो अगर हम ये कर लें कि ये दोनों आरएनए एक दूसरे से ना जुड़ पाए, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर भी प्रॉब्लम है, फिर ये अलग प्रोटीन बनाएगा, ये अलग प्रोटीन बनाएगा। अब आप सोचो, एक ही जीन, ये डीएनए मतलब है तो क्या? एक जीन, अपन ने आनुवांशिकी में पढ़ा था, कभी दो अलग अलग तरह के प्रोटीन बना सकती है? नहीं। हमें फिर पता ही नहीं चलेगा कि ये वाला प्रोटीन काम में लेना है या ये वाला। तो एक ही जीन से दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन नहीं बन सकते, क्योंकि फिर तंत्र को समझ नहीं आएगा कि कौन सा प्रोटीन क्रियाशील रखें, किस प्रोटीन को निष्क्रिय करें। तो वो अनुवादन या स्थानांतरण की क्रियाविधि को और क्या कर देता है? जटिल बना देता है। तो इसलिए अनुलेखन के दौरान दोनों डीएनए रज्जुक टेम्पलेट रज्जुक के रूप में काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पहला प्रॉब्लम क्या है? दो अलग अलग आरएनए बनेंगे, वो द्विरज्जुक आरएनए बना देंगे, जो राइबोसोम से नहीं जुड़ेगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा। दूसरा, अगर आप दोनों आरएनए को ना भी जुड़ने दो तो दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनेंगे। एक ही जीन से दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन मशीनरी को क्या कर देते हैं? जटिल या कॉम्प्लिकेट कर देंगे। तो लिख लेंगे पॉइंट्स। अनुलेखन के दौरान दोनों डीएनए रज्जुक टेम्पलेट रज्जुक के रूप में कार्य नहीं करते। कारण, पहला, दोनों टेम्पलेट रज्जुक कार्य करने पर दो आरएनए बनेंगे, जो संपूरक होने के कारण द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण करेंगे। जो संपूरक होने के कारण द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण करेंगे। द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण करेंगे। यह द्विरज्जुक आरएनए राइबोसोम से जुड़ नहीं पाएगा,
यह द्विरज्जुक आरएनए राइबोसोम से जुड़ नहीं पाएगा और प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। और प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण, दोनों भिन्न आरएनए दो विषम प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेंगे। जो स्थानांतरण प्रक्रिया को और जटिल बना देगा। जो स्थानांतरण या अनुवादन की प्रक्रिया को और जटिल बना देगा। दो भिन्न आरएनए दो विषम प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करेंगे जो स्थानांतरण या अनुवादन की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देगा। तो इसीलिए अनुलेखन में एक ही डीएनए रज्जुक आरएनए बनाएगा टेम्पलेट, और दूसरा रज्जुक आरएनए नहीं बनाएगा, उसे क्या कहेंगे? कोडिंग। अब यहां पर आता है अनुलेखन की इकाई, या जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो अब हेडिंग डालेंगे अनुलेखन की इकाई या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं। तो अब अनुलेखन की इकाई में हमारे पास तीन संरचनाएं लिखी हैं। प्रमोटर उन्नायक, संरचनात्मक जीन और टर्मिनेटर या समापक। अब देखो, सबसे पहले ये तीनों क्या चीज है वो बात की बात है। सबसे पहले अपन देखेंगे ये तीनों कहां कहां मिलेंगी और कैसे इनकी दिशा तय होगी। ये लिख लिया तीनों नाम। अब इधर देखो, सबसे पहले तो मैंने ये दोनों डीएनए के रज्जुक ले लिए, 5 से 3, 3 से 5। कोडिंग रज्जुक और टेम्पलेट रज्जुक कैसे पता चलेगा? ऊपर वाला कौन सा है, नीचे ऊपर वाला कौन सा है? जैसे ही आपको मालूम चला 5 से 3 डैश दिशा है, आपको मालूम चल गया ऊपर वाले को हम क्या लेके चलेंगे? कोडिंग रज्जुक। तो नीचे वाला आपके पास क्या हो गया? टेम्पलेट रज्जुक। तो सबसे पहले तो आप ये पता कर लोगे ध्रुवीयता के आधार पर 5 से 3 वाला क्या है? कोडिंग, और 3 से 5 वाला क्या है? टेम्पलेट। अब जो भी दिशा हम बनाएंगे वो किसके आधार पर होगी? कोडिंग रज्जुक के। यहां पर मैंने ले लिया कोडिंग रज्जुक का 5 डैश सिरा है। ये हमारे पास क्या है? कोडिंग रज्जुक के 5 डैश सिरा। कोडिंग रज्जुक के 5 डैश सिरे पर आपको क्या मिलेगा? प्रमोटर।
और कोडिंग रज्जु के 3 डैश सिरे पर हमें क्या मिलेगा? समापक या टर्मिनेटर। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्रमोटर और टर्मिनेटर यानी उन्नायक और समापक की दिशा कौन तय करता है? कोडिंग रज्जु। कोडिंग रज्जु के 5 डैश सिरे पर आपको क्या मिलेगा? प्रमोटर। और कोडिंग रज्जु के 3 डैश सिरे पर आपको क्या मिलेगा? टर्मिनेटर। संरचनात्मक जीन का मतलब है वो डीएनए है जो आरएनए बनाएगा। तो आरएनए बनाएगा तो वो इनके बीच में होगा, तो यहां पर वो मैंने क्या नाम दे दिया? संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्रमोटर और टर्मिनेटर की दिशा कौन तय कर रहा है? कोडिंग रज्जु। कोडिंग रज्जु के 5 डैश सिरे पर क्या मिलेगा? प्रमोटर। और 3 डैश सिरे पर क्या मिलेगा? टर्मिनेटर। बनाओ। ठीक है, लिखेंगे पॉइंट इसमें पहला, प्रमोटर व समापक की दिशा प्रमोटर व समापक की दिशा कोडिंग रज्जु के आधार पर तय की जाती है। प्रमोटर व समापक की दिशा कोडिंग रज्जु के आधार पर तय की जाती है, अर्थात प्रमोटर कोडिंग रज्जु के 5 डैश सिरे पर प्रमोटर कोडिंग रज्जु के 5 डैश सिरे पर व समापक कोडिंग रज्जु के 3 डैश सिरे पर पाया जाता है। प्रमोटर कोडिंग रज्जु के 5 डैश सिरे पर व समापक कोडिंग रज्जु के 3 डैश सिरे पर पाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये प्रमोटर और समापक जो हैं ये केवल नियामक क्रम है, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं। इसका मतलब ये खुद अनुलेखन, इनका खुद का अनुलेखन नहीं होगा। ये अनुलेखन में काम जरूर करेंगे, अनुलेखन की प्रक्रिया में मदद जरूर करेंगे, लेकिन इनका स्वयं का अनुलेखन नहीं होगा। इसका मतलब ये खुद आरएनए नहीं बनाएंगे। तो एक नोट है, इंपॉर्टेंट, लिख लेगा। प्रमोटर व समापक नियामक क्रम होते हैं। प्रमोटर व समापक नियामक क्रम होते हैं, अर्थात इनका अनुलेखन नहीं होता।
ठीक है, ये मैंने आपको एक चित्र दे दिया, दो डीएनए के रज्जुक बना दिए, और मैंने आपसे पूछा है ए बी सी और डी क्या क्या है। ए क्या है? टेम्पलेट रज्जुक। जैसे आपने देख लिया 3 से 5 डैश दिशा है, तो ए आपके पास क्या हो गया? ए आपके पास हो गया टेम्पलेट रज्जुक। तो बी क्या हो गया? सी प्रमोटर। अब कोडिंग रज्जुक आते ही कोडिंग रज्जुक का कौन सा सिरा? 5 डैश सिरा। तो सी आपके पास क्या हो गया? प्रमोटर। और डी आपके पास क्या हो गया? तो इसका मतलब प्रमोटर और टर्मिनेटर के बारे में हमको दो चीजें मालूम चली। एक तो दिशा कैसे पता करनी है, कोडिंग रज्जु के 5 डैश सिरे पर प्रमोटर मिलेगा और 3 डैश सिरे पर टर्मिनेटर मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए ये दोनों ही प्रमोटर और टर्मिनेटर कैसे क्रम है? नियामक यानी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है। और नियामक क्रम का मतलब है इनका अनुलेखन नहीं होगा। या इसको ऐसे लिख लो, ठीक है भाई। तो ये बना लो, ध्यान रहेगा। बना लिया। अब एक आखिरी पॉइंट ध्यान रखना है। देखो, अब अपन अनुलेखन की प्रक्रिया सबसे पहले किस में देखेंगे? अनुलेखन की प्रक्रिया सबसे पहले प्रोकैरियोट्स या जीवाणु में देखते हैं। तो प्रोकैरियोट्स या जीवाणु के अंदर अनुलेखन यानी डीएनए से आरएनए बनाने में जो एंजाइम काम करती है, अब आरएनए बनाना है तो एंजाइम कौन सी होगी? आरएनए पॉलीमरेज। और वो गति किस पे करेगी? डीएनए पर गति करके आरएनए बनाएगी। तो इसे क्या कहेंगे? डीएनए पर निर्भर यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो एक पॉइंट लिख लेंगे, मतलब हेडिंग डालेंगे यहां पे, जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन। जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन। इसमें लिख लेंगे जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन का उत्प्रेरण जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन का उत्प्रेरण डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा किया जाता है। डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर इसकी जो क्रियाविधि है डिटेल वो हम लोग कल देख लेंगे।
आपका इस नेक्स्ट